जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस 29 दिसंबर 2022 यूपीएससी टू द पॉइंट में। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक खबर जो काम की है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि रेपो रेट वगैरह क्या होता है ये पता है, क्योंकि ये स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी का बेसिक है। मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। रेपो रेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आरबीआई जो है बैंक्स को पैसा देती है। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई बैंकों से जब पैसा देती है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई ने रेपो रेट हाई बढ़ाया है। तो रेपो रेट जब हाई होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, पैसा लेने का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो पब्लिक के लिए, बैंकों को महंगे में कर्ज मिलेगा तो बैंक आगे भी महंगा मिलेंगे, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है। तो मनी सप्लाई जब कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, नीचे आएगा। ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लेकिन इसमें जो है आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का पैनल है उसके एक मेंबर हैं, उन्होंने बोला है पॉलिसी कांट टेक क्रेडिट फॉर डिप इन्फ्लेशन। आरबीआई ने अभी रिसेंटली पिछले 3-4 मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग्स में रेपो रेट को लगातार बढ़ाया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। ये कह रहे हैं कि केवल इस वजह से इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि रेपो रेट जब बढ़ाया जाता है दोस्तों तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि एक वो साइकिल होती है कि आरबीआई पहले महंगा पैसा बैंकों को देगा, बैंक फिर पब्लिक में देंगे, तो पब्लिक के पास सप्लाई कम होगी। तो इन्होंने जो ये जयंतार वर्मा आईआईएम के इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं आईआईएम में, तो इन्होंने बताया कि ये 1 साल का लगभग साइकिल लगता है रेपो रेट का असर मार्केट में दिखने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 5.88% आ गया, जबकि 7-8% तक पहुंच गया था। तो बस ये इस आर्टिकल में इतना ही है। एक ये भी खबर इम्पॉर्टेंट है, गमीबिया में आपको पता है दोस्तों, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो गमीबिया में इंडियन कप सिरप पीने से जो है मृत्यु हो गई थी कुछ बच्चों की, और ये हम डिस्कस थोड़ा बहुत इस बारे में करे भी हैं। तो अभी उज़्बेकिस्तान में 18 किड्स मर गए हैं इंडियन सिरप से लिंक, मतलब ऐसा करा जा रहा है, वहाँ बोला जा रहा है। और ये डॉक 1 मैक्स सिरप था जो कि नोएडा बेस्ड बायोटेक मैरियन बायोटेक कंपनी बनाती है। तो अभी ये एलेज करा गया है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म ऐसी खबर है नहीं। तो आगे देखते हैं। सेकंड पेज पे कुछ काम की खबर नहीं है, और ये दिल्ली की खबर हो गई दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, आप लोग सावधान रहिए। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, अभी तक तो नहीं। अब हम एडिटोरियल पे आ जाते हैं सीधा। एडिटोरियल में ये चाइना के बारे में आशुतोष वार्ष्णेय जी का आर्टिकल है। तो ये ठीक है, आप इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने बेसिकली इसमें ये बताया है, कंक्लूज़न ये है कि जैसे रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि प्राइस राइज हो गया इसमें, क्रूड ऑयल वगैरह में, और ग्रेन सप्लाई में परेशानी आई क्योंकि वीट वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता था। लेकिन तो इन्होंने इस आर्टिकल में इसके लिए बोला कि अगर चाइना और ताइवान में क्लैश हो जाता है तो इतना लिमिटेड, जितना इस वार का लिमिटेड असर है उतना लिमिटेड असर नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट को डिसरप्ट कर देगी चाइना ताइवान की लड़ाई। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करें और डिस्कस कर देते हैं। बट द यूक्रेन वॉर इज़ नॉट सिंपली अ जियो पोलिटिकल क्लैश, इट ऑल्सो डील विथ मैसिव ब्लो टू ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी इन वार्स की वजह से जनरली ग्लोबलाइजेशन पर डेंट होता है, क्योंकि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं। Unlike Russia, the 11th largest economy of the world in December 2021, whose international economic role is primarily confined to energy market, China is the second largest economy and market of the world, the largest foreign trade and one of the biggest receiver of foreign investment. तो वो इन्होंने रशिया और चाइना में कंपैरिजन करा कि रशिया केवल एनर्जी मार्केट में उसका बोलबाला ज़्यादा है, लेकिन चाइना जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये बहुत चीज़ों में, हर मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में बहुत जगह पे इसका बोलबाला है। तो इसकी वजह से इसमें अगर चाइना इन्वॉल्व होता है किसी वार में तो डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इन्होंने बोला गो फार बियॉन्ड नेचुरल गैस, ऑयल एंड फूड ग्रेन। अगर चाइना जो है कुछ करता है तो नेचुरल गैस, ऑयल और फूड ग्रेन्स के बियॉन्ड और भी फील्ड में इसका असर देखने को मिलेगा। अब चाइना टू डू ताइवान
व्हाट रशिया हैज़ टू डू इन यूक्रेन। अगर चाइना वो काम करता है जो रशिया, मतलब बेसिकली अगर चाइना और ताइवान में कुछ क्लैश होता है, द इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल सिस्टम वुड बी इनकैलकुलेबली ग्रेटर। इतना ज़्यादा होगा कि हम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। सच वेदर यूएस और इन्होंने बोला कि यूएस जापान है, ये लोग डिफेंस में ताइवान के आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस स्टेक पे होंगे, ये बात श्योर है। इन्होंने अब यहाँ पे जीडीपी वगैरह कंपैरिजन करा है कि चाइना की जीडीपी और ताइवान की और यूक्रेन की और रशिया की, इनके बीच में कंपैरिजन करा है। तो चाइना और ताइवान भी जो है एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और ये सब है, इतना ज़्यादा है, 35,000 ताइवान का पर कैपिटा है, जबकि यूक्रेन का केवल $5,000 है पर कैपिटा, तो असर बहुत ज़्यादा होगा। अब इन्होंने बताया कि चाइना का बेसिकली स्टेट सिस्टम क्या होता है, मतलब स्टेट में जो इकोनॉमिक सिस्टम है चाइना में वो कैसा है, उसके बारे में पियर्सन, टीडमायर और साई, आपको नाम में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने रिसर्च करा है इस बारे में और इन्होंने आर्ग्यू करा है कि जीज इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म टू बी डिस्टिंग फ्रॉम स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म में दोस्तों क्या होता है कि स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट, वो कंट्रोल करती है कैपिटलिस्ट को या फिर इंडस्ट्रीज़ को स्टेट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाइना में क्या है, पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म है। इसका मतलब बेसिकली पार्टी जो है चाइना की सीपीआई है, मतलब बेसिक सीपीआई नहीं, सॉरी गाइस, तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर सीपीसी जो है, ये कंट्रोल करती है चाइना के प्राइवेट एज वेल एज जो स्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। कैसे करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटी ओवर फर्म्स इज़ इन अ वेरी डिफरेंट वे। कैसे कंट्रोल करते हैं वो बताया है, कैसे, वाया क्रिएशन ऑफ पार्टी सेल्स इन फर्म्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स ऑन कॉर्पोरेट बोर्ड एंड दूसरा क्या, एक तो क्या है कि कॉर्पोरेट बोर्ड में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स जो है वो रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल सेल्स क्रिएट किए जाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रीज़ को बहुत हद तक। तो इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी एमंग प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव, तो बेसिकली ये थोड़ी इन्होंने ऐसी बात करी है। तो बस इतना ही इस आर्टिकल में था। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। टेल फ्रॉम पंजाब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट वीर बाल दिवस जो है इसको कैलेंडर में ऐड करा है और इसको सेलिब्रेट करने की बात कही है। तो इसके बारे में है, ये पूरी एक कहानी है कि वीर बाल दिवस में और कैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने के बच्चों ने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया था। ये पूरा आप स्टोरी पढ़ सकते हैं खुद से। आपको बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि 27 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया में। और ये जो है 1704 में उनकी मृत्यु हुई थी, जो इनके 4 साहिबजादे की, उसमें से 2 की शायद, हाँ 2 की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1704 को। तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए फर्स्ट वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। अगले आर्टिकल पर चलते हैं दोस्तों। इधर तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, मोदी बीजेपी वगैरह से, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक आर्टिकल है वेमेन से रिलेटेड और मैरिटल रेप से बेसिकली रिलेटेड है। तो हम इसमें हाईलाइटेड पोर्शन को देख लेते हैं एक बार। तो इन्होंने बताया है कि कैसे ऑफ 185 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 77 हैव लॉज दैट क्लियरली क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। Another 74 have legal provision that allows for cases to be filed against spouses. तो 185 कंट्रीज़ में 77 कंट्रीज़ हैं ऐसी हैं जिनके यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर लॉ है जो क्रिमिनलाइज करता है मैरिटल रेप को। और another 74 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगल प्रोविजंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड। और 34 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे क्लियरली डीक्रिमिनलाइज्ड है मैरिटल रेप। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है इन 34 की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंडिया में भी जो है मैरिटल रेप डीक्रिमिनलाइज्ड है। वो कहाँ से हमें मिलता है, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में जो है एक्सेप्शन दे रखे हैं 2। पहला एक्सेप्शन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ एंड इफ़ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ रेप। तो अगर आदमी जो है अपनी औरत के साथ जो कि माइनर नहीं है, 15 साल से ज़्यादा की उम्र की है,
तो उसके साथ अगर वो सेक्स करता है तो किसी कैसे भी करेगा तो वो जो है रेप नहीं कहलाएगा। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 375 में। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इज़ दैट मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट। तो ये मेडिकल प्रोसीजर वाला एक्सेप्शन है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ये एक्सेप्शन 2 जो है मैरिटल रेप से रिलेटेड आर्टिकल सेक्शन 375 में। और इन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जो है जजमेंट आई थी, जो उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था 2 जजों ने। एक ने कहा था कि क्रिमिनलाइज करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बात करी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि a set of counter petitions sprung up by men's right groups who argued that removing the exception would lead to deluge of false cases against men and affect family and social relationship। तो मेन लोगों का जो है आर्ग्यूमेंट है कि ये सोशल रिलेशनशिप और फॉल्स आर्ग्यूमेंट, औरतें अपने हस्बैंड्स को फंसाने के लिए ऐसा करने लगेंगी और इसका गलत यूज़ होगा। तो इसलिए इसको एक्सेप्शन जो है सेक्शन 375 में उसको हटाना नहीं चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 5 साल पहले अपना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि ये अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे मैरिटल रेप को तो इस सोशल फैब्रिक के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि लॉज हैव नॉट रियली चेंज दैट मच ऑन द ग्राउंड। ऑलमोस्ट 20 ईयर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज़ नॉट स्टॉप द एवरीडे रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि केवल लॉ अगर हम बना भी देते हैं, इन्होंने आगे पूरा डिस्कशन करा है और इसका कंक्लूजन ये इन्होंने बोला है कि अगर हम लॉ बना भी देंगे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए तो भी ग्राउंड पे कुछ असर उसका हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 20 साल हो गए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को आए हुए, लेकिन आज भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक रियलिटी है भारतीय समाज में। और ये भी देखा गया है कि स्ट्रिक्टर लॉज और इवन डेथ पेनल्टीज फॉर रेपिस्ट हैव नॉट रिड्यूस्ड द सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वेमेन। तो लॉ को खाली स्ट्रिक्ट बनाने के लिए बनाने से ऐसा नहीं होगा कि ऐसा होने की संभावना इतनी वो नहीं है कि ये सब ठीक ही हो जाएगा केवल लॉ बनाने से। तो इन्होंने फिर आगे वही बोला कि विल अनदर लॉ दैट एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइजेस मैरिटल रेप रियली मैटर्स even in the countries where marital rape is criminalized, high rate of spousal sexual violence continue to be reported। तो वही बताया कि केवल लॉ बनाने से नहीं होगा, इवन जहाँ जिन कंट्रीज़ में इसको क्रिमिनलाइज करा भी गया है वहाँ पे भी हाई केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस विद स्पाउस रिपोर्ट करे जाते हैं। लेकिन इन्होंने अब साथ में जो है आर्गूमेंट दिया है कि लॉ ज़रूरी क्यों है। लॉ से ही केवल नहीं चेंज आएगा, समाज में चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन लॉ क्यों ज़रूरी है। तो इन्होंने बताया कि लॉज आर एन इम्परफेक्ट सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है ये बात, बट टू क्लियरली लाउडली एंड अनएम्बिगसली से समथिंग इज़ नॉट ओके। लॉ जो है सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉ हमें ये ज़रूर क्लियर करके बताता है कि ये सही बात नहीं है, ये गलत है, गलत को गलत और सही को सही कहता है, वो लॉ करता है, भले ही सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इट unambiguously say something is not okay signifies something beyond itself। तो लॉ जो है अपने बियॉन्ड भी कुछ सिग्निफिकेंस है उसका। some lines must be drawn even if in the sand। ये बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगी दोस्तों कि some lines must be drawn even if in the sand। आप इसको ऐसे वगैरह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि लाइंस बनाना ज़रूरी है, भले ही सैंड में लाइन है कोई दिक्कत नहीं है कि वो उसका असर कितना हो रहा है, वो मिट जाए लाइन या कुछ हो जाए, लेकिन लाइन हमें खींचनी ज़रूरी है, इसलिए लॉ बनाना भी ज़रूरी है। नॉर्म सेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लॉ एज इज़ द ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन थिंग्स दैट सिमर बीनीथ द सरफेस। तो लॉ की ज़रूरत है बेसिकली इस आर्टिकल में ये कन्वे करने की कोशिश करी गई है। अब एक आर्टिकल ये है दोस्तों यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए। और अगर आपके घर में कोई लोग हैं जो मतलब आपको लगता है पढ़ेंगे तो उनको भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे। इन्होंने अपने डॉटर के लिए बेसिकली लिखा है जो कि अडल्टहुड में जा रही है, लेकिन ये किसी के लिए भी 5 चीज़ें इन्होंने 5 टिप्स दिए हैं, वो हर कोई अपनी ज़िंदगी में ला सकता है और उसको मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा लोगों को। और तो हम वही 5 टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा एक बार ये आर्टिकल आप खुद से पढ़िए। तो पहला टिप इन्होंने दिया है कि नॉलेज एंड विजडम मैटर्स। यू कैन गूगल एनीथिंग, क्लिक द लिंक, बट दैट्स नॉट विजडम, दैट कम्स फ्रॉम नॉलेज थ्रू रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग।
तो इन्होंने बोला है कि नॉलेज और विजडम बहुत ज़रूरी है। आप गूगल कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो जो है विजडम उससे नहीं आएगा आपको। आपको रीड, राइट, वॉच, लिसन, ट्रेवल ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको विजडम आएगा, आपको आपका दिमाग एनालिटिकल सोच पाएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि रिमेंबर वी आर ह्यूमन बींग्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो इन्होंने इसमें बताया बेसिकली हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए और लंग्स पे सांस लेना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ईट हाफ, वॉक डबल, लाफ ट्रिपल एंड मूव विदाउट मेजर। अपने शरीर को खुश रखिए, चलिए फिरिए, दौड़िए, हंसिए और ये सब चीज़ें करिए ताकि आपका बॉडी जो है फिट रहे और माइंड भी फिट रहे। तीसरा है लिव विथ करेज। ऑल्डस हॉक्सी said maybe this world is another planet's hell, but don't give any space to fear. Courage is not the absence of fear but moving ahead despite fear. करेज का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आपको डर नहीं लगता है। करेज का मतलब ये होता है कि आपको डर लग रहा है फिर भी आप अपनी चीज़ को कर रहे हैं, जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं डर के बावजूद, इसको कहते हैं करेज। तो करेज होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा इन्होंने बताया कि डील विद डिस्ट्रैक्शन। तो इन्होंने बेसिकली फ़ोन वगैरह को बोला कि आप साइड में रखिए और आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें करिए, आप एक लिस्ट बनाइए ऐसी चीज़ों का जो कि आप बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के कर सकते हैं। और आप ये देख के मतलब बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अमेज्ड रह जाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप बिना इंटरनेट या बिना फ़ोन के कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या फिर लाइफ में इन जनरल आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये सब आपको खुश रखने में ज़्यादा मदद करेगा। और इन्होंने पांचवा बोला है कि बी गुड। आप अच्छे बनिए, अच्छे रहिए, लोगों से अच्छा बिहेव करिए। तो लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि जो है गुड होने का मतलब कमज़ोर और सॉफ्ट, वीक ये सब होना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुड जो है द गुड विश इंस्पायर, मेक अदर्स हैप्पी, share, stand together, hear the unheard, see the unseen, adapt to change, choose to survive. The good don't ridicule other, they wait, they have memories. तो आप गुड बनिए, आप जो है दूसरों से अच्छा बिहेव करेंगे। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि आप अगर गुड रहेंगे, आप दूसरों को लेकर गुड रहेंगे तो केवल दूसरों को फ़ायदा होगा, नहीं, उनको तो होगा ही, लेकिन आपके अंदर खुद एक पॉजिटिविटी आएगी, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के लिए अपने लिए आपको गुड बनना है, दूसरों के लिए नहीं बनना है। मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए नहीं बनना है, दूसरों को जो फ़ायदा होगा वो छोड़िए, आपको खुद को फ़ायदा होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। अगर आप अच्छे बनेंगे तो दूसरों को तो होगा ही फ़ायदा। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेन पेज पर आया है कि स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो कैसे रिजॉल्व होता है। आप ये सब जो है लक्ष्मीकांत और आप पॉलिटी में इसको पढ़े होंगे, तो स्टैटिक पार्ट है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, लेकिन हाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और स्टैटिक में आप इसको अच्छे से पढ़िए ज़रूर। तो हाउ इज़ द इशू बिंग रिजॉल्व, कैसे दो स्टेट्स के बीच में अगर इशू होता है तो रिजॉल्व कैसे होता है। अटेम्प्ट्स आर ऑफन मेड टू रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट विद कोऑपरेशन ऑफ बोथ साइड्स विद सेंटर वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर और ए न्यूट्रल मीडिएटर। तो सेंट्रल जो है मीडिएटर के तरह काम करेगा दो स्टेट के बीच में। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बात करी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए मीडिएटर काम करके उसको दोनों के बीच में अपना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके फिर लॉ पास करके बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है। पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाएगा, फिर बाउंड्रीज अल्टर हो जाएंगी। ऐसा पहले भी हो चुका है हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में। और इस केस में बेलागावी इशू में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मेट चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई एंड एकनाथ शिंदे एंड आस्क्ड देम फॉर अ 6 मेंबर पैनल। तो ये सब पैनल वगैरह बनाया है होम मिनिस्टर के उसमें इंटरवेंशन में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। और मेथड्स क्या हैं, जुडिशियल रिडल्सल क्या है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टैटिक का पार्ट है, आप इसको लक्ष्मीकांत या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा, आप अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट पे सीधा जा सकते हैं, ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसके लिए फैसला कर सकती है। लेकिन कोर्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट एक जो है ब्लैक एंड वाइट में जजमेंट आता है कोर्ट में जनरली, और फिर उसको क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना उसका मुश्किल हो जाता है और सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं स्टेट्स। ऐसा हम कई मामलों में देख चुके हैं पहले।
इंटर स्टेट काउंसिल भी आर्टिकल 263 के अंडर प्रेसिडेंट को पावर इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की, तो इसके थ्रू भी स्टेट्स को जो है स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करा जा सकता है। और इसमें सरकारी कमीशन की बात करी गई है जो कि 1988 में अपना रिपोर्ट दिया था, जिसने सजेस्ट किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए, और उसके बाद सरकार ने परमानेंट बॉडी बनाई भी है इंटर स्टेट काउंसिल को। इन 2021 द सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द बॉडी नाउ हैज़ 10 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इन्वाइटेड। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी गई है। ये सब स्टैटिक का पार्ट है, मैंने एक बार थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड न्यूज़ आया है अब, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, चाइना में कोविड वगैरह सिचुएशन राइज हो रही है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें वर्ल्ड न्यूज़ में इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे चाइना में रशिया वार चल रहा है। अच्छा, जो वार में कुछ सिटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे खेरसौन हो गया, मारियोपोलो या मार्कोपोलो जो भी है वो हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में ये लाई करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि खेरसौन कहाँ पे है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन में काइंड ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में खेरसौन है। और इकोनॉमी में देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट ये एफपीआई पुल 1.34 लाख करोड़ इन 2022 हाईएस्ट एवर ईयरली आउटफ्लो सो फार। तो आपको पता होना चाहिए कि एफपीआई क्या है। आप स्टैटिक में इकोनॉमी में पढ़िए एफपीआई एफडीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है एफपीआई एफडीआई से रिलेटेड, तो आप एफपीआई के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िए। और बस इसमें मुझे यही आपको बताना था कि एफपीआई के बारे में पढ़िए। यहाँ पे क्या है, ये इस खबर में क्या है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको बहुत लोग आईएएस का एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में तो और कुछ है नहीं, जो भी काम का मुझे लगा वो मैंने आपको बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।